वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 की, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी तक के हम लोगों ने ये देखा कि भैया सिराजुद्दौला कौन था, ब्रिटिशर्स आए इंडिया को कैसे, किस तरीके से उन लोगों ने इकोनॉमी को छितर बितर कर दिया, तोड़ फोड़ दिया और सब कुछ खत्म कर दिया और अपना ब्रिटेन उन लोगों ने अच्छा बना लिया। इस तरीके से हमारे यहाँ जो नवाब सिस्टम था वो भी खत्म हुआ और इन लोगों को पैसे कमाने थे, तो पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं नए सिस्टम लेके आए, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम जो था सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम था। तो आइए हम लोग पार्ट 2 में बात करने वाले हैं दोस्तों कि भाई एग्रीकल्चर उस समय कैसे थी, इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसे था, इंडिया वो लोग आते कैसे थे, सी रूट कहां से वो लोग यहाँ पे ट्रैक करके आए और यहाँ पे यूरोप से इंडिया के कनेक्शन जो है, मैरिटाइम रिलेशन जो थे वो कैसे अच्छे हो पाए, क्या कारण था, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पार्ट 2 में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सफरनामा स्टार्ट करते हैं और सफरनामा में हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो ये पार्ट 2 है किसका भाई, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एज फॉलोज, कि एग्रीकल्चर उस समय पे किस तरीके का हुआ करता था, ये हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई एग्रीकल्चर में वहां जो सिस्टम चलता था उसको कहते थे जमींदारी सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट कर रखे थे जमींदार और कहा कि आप लोग पैसा इकट्ठा करके लाओ और हमें अब पैसा यहां पे देना शुरू कर दो। तो इनको कहा जाता था जमींदार और इस सिस्टम को कहा जाता था जमींदारी सिस्टम। और इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड टेन्योर सिस्टम। कितने समय के लिए लैंड दिया गया है, उस समय को जैसे ही आप समय खत्म होगा उसके बाद वो आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं दे पा रहे हो तो आपकी जमीन ले ली जाएगी, आपके पास जो भी स्टॉक रखा हुआ वो लिया जाएगा। मतलब कि उन लोग क्रूएल्टी पे आ चुके थे, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था, इंडियन से कोई लेना देना नहीं था और इंडिया की इकोनॉमी से भी कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनको था कि भाई पैसा और पैसा और पैसा यहां से चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट्स ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू द जमींदार। धीरे धीरे करके जितने भी फार्मर्स थे उनसे ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो जाती है और किसके पास पहुंच जाती है, जमींदार्स के पास। जमींदार्स वर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। और इनको बना दिया गया नॉमिनल हेड और ये लोग क्या करते थे, वहां पे रेवेन्यू क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। किससे दोस्तों, यहाँ पे फार्मर से, इन द फॉर्म ऑफ लगान। और उसको कहा जाता था दोस्तों लगान। एक मूवी भी आई थी आमिर खान की लगान, भाई वो जरूर देखिए। एंड डिपॉजिट इट टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यहां से लगान लेते थे और वो पहुंचा देते थे किसको दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स के बैंक भरने लग गए, ब्रिटिशर्स का खजाना यहाँ पे भरने लग गया। उनको समझ में आ गया कि यहाँ बहुत एबंडेंस में पैसा है और हम लोग जितने साल रहेंगे उतने साल हमारे पास पैसा आते जाएगा दोस्तों। इसीलिए ब्रिटिशर्स को कभी भी किसी चीज की कमी यहाँ पे नहीं पड़ी। द जमींदार्स कलेक्ट लगान फ्रॉम द फार्मर्स रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। उनको ये नहीं पता है कि उसके पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी स्थिति क्या है, उसके पास पैसा है भी कि नहीं है। बट जमींदार्स को सिर्फ इतना काम था कि वो लगान लगाएंगे और आपसे वो पैसा लेके जाएंगे, कुछ भी कंडीशन हो आपकी। द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक नो इनिशिएटिव टू इंप्रूव और टू स्ट्रेंथन द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। बट वो पैसा तो लेना चाहते थे मगर वो कहीं से कहीं तक ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की जो जमीनें हैं वो अच्छी हो जाए, अच्छा कल्टीवेट कर पाए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। अगर फ्लड आ रहा है या मान लेते कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आ रही है तो उसको यहाँ पे क्या करा जाए भैया, रिप्लेस किया जाए, सिस्टम को चेंज किया जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो जमीन को और फर्टाइल बना सके। बट उन लोगों ने कुछ भी इस तरीके के मेजर्स का यूज नहीं किया। अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उसको कंटिन्यूसली खराब होने दिया दोस्तों इन लोगों ने। आगे बढ़ते हम लोग इसी के साथ। अब ये कहता है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है वो अभी धीरे धीरे करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लगाते थे, अपने लिए क्या करते थे भाई, खेती करते थे। बट धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कमर्शियलाइजेशन। मतलब फूड क्रॉप से हम लोग स्विच कर देते हैं यहाँ पे कैश क्रॉप पे। और कैश क्रॉप वो क्रॉप जिसको लगाया तो जाता है, बस पर्पस ये रहता है कि उसको हम लोग बेचेंगे और पैसा यहाँ पे कमाएंगे। चलिए हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कौन से क्रॉप को ज्यादा प्रायोरिटी मिली और कौन से क्रॉप को यहाँ हटाया गया। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल रादर देन फॉर द सेल्फ कंजप्शन। उन क्रॉप्स को लगाना जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए ना होके मेनली सेलिंग पर्पस से हो, जिसको हम लोग बोलते हैं
कैश क्रॉप, यहां पे इसको कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, और जो भी ये लगाएगा, क्या कैश क्रॉप जो भी लगाएगा उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लालच में फार्मर्स ने क्या करा, ये कैश क्रॉप लगाना यहां पे शुरू करा, ठीक है, और इनको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हुआ, और इस पूरे कैश क्रॉप को उठा के यहां से कहां ले जाया गया दोस्तों, ब्रिटेन ले जाया गया, सो दैट दे कैन यूज देम एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहां से वो पूरा का पूरा मटेरियल ले जाएंगे जो कि बिना किसी टैक्स का होगा, सबसे सस्ते दामों पे वो यहां से ब्रिटेन ले जाएंगे। ब्रिटेन में इसको रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, क्योंकि उनके खुद के पास रॉ मटेरियल तो था मगर इतनी फाइन क्वालिटी का नहीं था। हाई लेवल ऑफ प्राइसेस फोर्स फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया गया उन पे, उनसे कहा गया कि आपको हाई लेवल ऑफ कैश क्रॉप देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा, लालच जो है वो लोगों के दिमाग में भरी गई और उनसे बोला गया कि फूड क्रॉप को हटाओ और कैश क्रॉप को लगाओ। क्रॉप रेदर देन द फूड क्रॉप, लालच में इंसानों ने क्या करा, पीजेंट्स ने क्या करा, फार्मर्स ने क्या करा कि यहां पे लगाना शुरू कर दिए कैश क्रॉप, और फूड क्रॉप को क्या कर दिया दोस्तों, साइड में कर दिया। अब हुआ क्या, इसके कारण हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी थी धीरे धीरे करके कम होने लग गई। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड जो है उसमें कितना प्रोडक्शन कोई कर सकता है, एक पर्टिकुलर फार्मर या पीजेंट, उसको बोलते हैं यहां पे प्रोडक्टिविटी। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल पीरियड आया, द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो, बट जैसे ही कॉलोनियल पीरियड आया तब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो चुका था, कम। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कम होने का रीजन जो है वो क्या समझ में आता है कि फूड क्रॉप की कमी हो जाना और कैश क्रॉप को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना दोस्तों, यहां पे सपोर्ट करना। आगे बात करते हैं हम लोग रीजंस ऑफ विच आर एज फॉलोज, क्यों हुआ हमारे यहां लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का सिस्टम। देखिए सबसे पहला लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन का मतलब यह होता है कि भाई हमारे यहां जब 3 सीजन बोलते हैं लोग, खरीफ, राबी और ज़ैद, तो खरीफ का काम तो मानसून से चल जाता है, मतलब रेन वाटर से चल जाता है, बट राबी सीजन जैसे ही आता है तो हम लोग को जो है वाटर स्टोर करना पड़ता है और वही वाटर जो है वो खेतों तक के पहुंचता है, जो राबी क्रॉप के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा कमी हो गई थी दोस्तों इरिगेशन फैसिलिटी की, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। दूसरा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब वहां जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ही वो लो लेवल पे पहुंच गई थी। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि टेक्नोलॉजी इनको मिले, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी तो फूड प्रोडक्शन या कैश क्रॉप का जो प्रोडक्शन है दोनों अच्छा कर पाएंगे और ये धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, और यही ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजिकली अवेयरनेस नहीं दी गई, किसने भाई, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। नेग्लिजिबल यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, और वहां फर्टिलाइजर्स को भी बहुत ज्यादा लाने नहीं दिया गया ताकि इनका प्रोडक्शन ज्यादा ना हो जाएगा, फूड क्रॉप अच्छा खासा होने लग जाएगा तो ये कैश क्रॉप लगाना बंद कर देंगे। इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, फर्टिलाइजर्स का यूसेज जो है वो नेग्लिजिबल रखा, इसके कारण कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी जो है मेनली कम हुई है। आगे बात करते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। आगे चल के ये होने लग गया कि हमें पता ही नहीं था कि इस साल प्रोडक्शन कितना होगा, हाँ बट ये क्लियर था कि लगान कितना देना होगा, टैक्स कितना देना होगा, तो लोग इसी से परेशान थे कि यार अगर प्रोडक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, बट लगान तो देना पड़ेगा। इसी से बहुत सारे फार्मर्स की डेथ भी हो जाती कहीं ना कहीं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज रेनफॉल। अब यहाँ पे हमें ये पता है मॉनसून तो अपने हिसाब से आएगा भाई, जो हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मॉनसून है, कभी पानी अच्छा गिरता था, कभी पानी अच्छा नहीं गिरता था, विच रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसके कारण जो रिजल्ट है वो हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी था। मतलब या तो फूड क्रॉप अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। सच दैट गुड रेनफॉल इंप्लाइड गुड आउटपुट, अगर अच्छा रेनफॉल है तो आउटपुट भी क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पानी अच्छा खासा है तो खेती भी अच्छी खासी होगी। Whereas poor rainfall will result in a low level of क्या होगा भाई, लो लेवल ऑफ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लो लेवल ऑफ क्या होगा, आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि जब अच्छा खासा पानी नहीं गिरेगा तो वहां पे खेती नहीं हो पाएगी, जब खेती नहीं हो पाएगी तो वो जो गरीब किसान है वो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 85% जो इंडिया के फार्मर्स है या इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या उसके अलाइड सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। धीरे धीरे करके उन लोगों ने अब हमारे जो अच्छे काम चल रहे थे जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क में इन लोगों ने हाथ
हाथ डाला और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से हैम्पर्ड करने की कोशिश करी। डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। धीरे धीरे करके हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करना शुरू करा, जिसमें मेनली हैम्पर्ड करी इन लोगों ने दोस्तों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एंड फोर्स द पीपल टू इंडल्ज इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर। और लोगों को फोर्सफुली बोला गया कि आप ज्यादा से ज्यादा किस में जाओ भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाओ भैया, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई फायदा नहीं है। बट धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर जब समझ में आया कि इंडिया तो जो है हमारे लिए फीडर इकोनॉमी की तरह काम करने वाली है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई एग्रीकल्चर करो। और एग्रीकल्चर में भी किसको प्रेफरेंस देना है, सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप को कि कैश क्रॉप को, तो भाई कैश क्रॉप को देना है, क्योंकि फायदा किसका होगा, ब्रिटिशर्स का। फूड क्रॉप में हम लोग चाहते थे इन्वॉल्वमेंट रखना, बट उन लोगों ने फोर्सफुली हमें किस पे यहाँ पे डाइवर्ट करा दोस्तों, कैश क्रॉप में कन्वर्ट करा, ताकि ब्रिटिशर्स को समय समय पे जितने भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे मिल सके। आगे बात करते हैं, द बेसिक मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। मेन दो कारण थे जिसके कारण इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा भैया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। वो क्या क्या थे, टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया जो कि अपने आप में एक एक्सपोर्टर था, वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी लेके चलता था फर्स्ट सेंचुरी में बात करूं तो यहां पे बोलता है कि इंडिया को बनाना है एक रॉ मटेरियल का सप्लायर फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। और यहां पे वो बना दिया जाएगा एक रॉ मटेरियल सप्लायर, वो भी सिर्फ किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। दूसरी कंट्रियों से आप डील यहां पे नहीं कर सकते दोस्तों। टू डेवलप इंडिया एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आप बना तो लिया ब्रिटिशर्स ने, पूरा प्रोडक्ट बन गया, अब बेचेंगे कहां, तो बेचने के लिए भी इंडिया को ही चुना गया और इंडिया को इंपोर्टिंग बना दिया गया, इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल से किस में कन्वर्ट हो गया, फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स क्या, हम लोगों को क्या बना दिया, इंपोर्टर। एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्टर बना दिया। तो इस तरीके से ये दो तरीके से इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब आगे चल के उन्होंने क्या करी, पॉलिसीज खराब बनाना शुरू कर दी, जिससे इंडिया का किसान पूरी तरीके से परेशान हो गया। इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड, इन लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई भाई, फ्री ट्रेड और अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। इंडिया में दूसरी जगह से कोई भी गुड्स नहीं आ सकता, ना इंडियंस किसी को बेच सकते हैं, बट वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन से सामान आएगा भी फ्री में और ब्रिटेन सामान जाएगा भी फ्री में। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा किस पे भाई, ब्रिटेन जाने वाले गुड्स पे जो इंडिया रॉ मटेरियल भेज रहा है उस पे। हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बट अगर मान लेते हैं आप हैंडीक्राफ्ट कहीं भेजते हो या बेचते हो, ड्यू टू विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्ट लूजिंग इट्स प्राइड एंड प्लेस। अब आप कहीं बेचोगे या भेजोगे कहीं पे भी तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाएंगे, जब हैवी टैक्स लगाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा तो मार्केट में दोस्तों नहीं बिकेगा। तो यही पॉलिसी जो थी इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जहां हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ब्रिटिशर्स अपने गुड्स के साथ नहीं करते थे, ये सब जो है वो हमारे साथ करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे यहाँ की हमें जो कंपटीशन मिला वो मिला ब्रिटिशर्स के वो मशीन मेड गुड्स से, और हमारे यहाँ हैंडमेड गुड्स होते थे, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, द प्राइड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड टू डिक्लाइन व्हेन इट फेस्ड द कंपटीशन। धीरे धीरे करके डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब हमें क्या करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ा। फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट एज दे आर ऑफ लो कॉस्ट। किसका कॉस्ट है भैया, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब होता है कि मशीन से जब बल्क में कोई चीज बनाई जाती है तो वो सस्ती बनती है, बट हाथ से जब चीजें बनाई जाती है तो दोस्तों वो बहुत महंगी बनती है। एंड इजिली अवेलेबल, बट वो इतना ज्यादा बल्क में मटेरियल हमारे यहाँ देते थे कि ये हर जगह इजिली अवेलेबल हो जाता था। इंडियन क्राफ्टमैन आर बिहाइंड द speed of machines and hence the only alternative available for them is to shut down their enterprises। तो फिर इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब रह गया कि भाई यहाँ पे पैसा तो आ नहीं रहा, तो अब क्या करें, तो धीरे धीरे करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो लॉकआउट होने लग गई, बंद होने की कगार पे यहाँ पे दोस्तों पहुंच जाती है। तो ये सारी कहानियां हैं कहीं ना कहीं कि भाई हमारे साथ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं मशीन गुड से। आगे चल के हमें ये बोला गया लैक ऑफ
ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इंडिया में कैपिटल गुड्स भेजे तो जाते थे मगर वो बहुत ही मिनी कैपिटल गुड्स हुआ करते थे, मतलब किसी चीज को बनाने में सिर्फ थोड़ा बहुत यहां पे वो हेल्प कर दे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोस इंडस्ट्री विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन टूल। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है जो कि किसी दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है कि वो अब ये चीज बना सकती है। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो दूसरों को बनाने में मदद करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गुड्स। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द नेम। अब यहाँ पे कोई भी इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं किया गया। मोर ओवर ब्रिटिशर्स डोंट पे एनी अटेंशन इन प्रमोटिंग और सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री। अगर इंडिया में बन भी जाती तो भी ब्रिटिशर्स इसका सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाता और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता। एज दे वांट इंडिया टू बी अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। और वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है, हमेशा के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना रहे, कभी भी वो फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन यहां ना करे। धीरे धीरे करके पैटर्न जो है थोड़ा बहुत चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ उसमें? द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर स्टार्टेड टू अराइज इन द पब्लिक। धीरे धीरे करके पब्लिक के बीच में ब्रिटिशर्स का सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। एज ए रिजल्ट अ न्यू क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया। बट यहां देखा गया जब ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी कर रहे तो लोग परेशान होकर क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई क्लास निकल के आती है खुद के काम करने वाली, विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। धीरे धीरे करके उनकी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करी इन लोगों ने, इंडियंस ने। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट। और धीरे धीरे करके उन्होंने बोला कि हम अपने इंडिया का प्रोडक्ट बनाएंगे और हम लोग इनको क्या करेंगे, कंपीट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इनको यहाँ पे चैलेंज देने का काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द रेलवे। अब रेलवे स्टार्ट हो गई इंडिया में 1850 में। पहली ट्रेन जो है वो चलती है पुणे से लेके थाने से लेके कहां तक के भैया, बॉम्बे और थाने के बीच में चलती है। और ये रेलवे इंट्रोड्यूस होने के बाद यहां कहीं ना कहीं स्पीड अप हो जाता है काम। कैसे होता है? although इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज वाज वन ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। रेलवे का इंट्रोडक्शन जो था कहीं ना कहीं पॉजिटिव पीरियड कहलाता है या तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टाइम कहलाता है। बट एट दैट टाइम रेलवे प्रूव्स टू बी टेरर फॉर इंडियन इंडस्ट्री। मतलब रेलवे का टेरर बैठ गया था इंडियन इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वो बहुत सारे इकट्ठा बल्क में ला सकते थे, लाना ले जाना कर सकते थे। मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी बहुत आसानी से हो सकता था उनके थ्रू। रेलवे प्रूव्स टू बी टेरर फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स यूज रेलवे फॉर द बेनिफिट्स ओनली। एज अ रिजल्ट size of the market of low cost British goods started to expand whereas high cost handmade product began to shrink। अब यहां हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने रेलवेज का यूज किया, बेनिफिट भी उनको होना स्टार्ट हो गया। जो मार्केट का साइज था वो धीरे धीरे करके क्या हो गया भैया, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उससे भरना शुरू हो गया क्योंकि अच्छा खासा लोन मिलने लग गया लोगों को। लोगों ने भी यहां पे काम करना शुरू करा। बट यहां बोलता है whereas high cost handmade product began to shrink। मगर जो महंगे गुड्स हुआ करते थे वो धीरे धीरे करके बिकना मार्केट में कम हो जाते हैं। सिंस एंशिएंट पीरियड, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग दूसरी कंट्रियों के साथ कैसे जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो एंशिएंट पीरियड की हम लोग बात करें, पुराने जमाने की बात करें, लगभग 8th सेंचुरी के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, मैंने कहा था 1st सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड रिचेस्ट इकोनॉमी लेके बैठा हुआ था। इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स लाइक सिल्क, फाइन कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट, प्रेशियस स्टोन। सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती थी इंडिया में दोस्तों, किसी भी कंट्री पे हमें डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं थे। बट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज, किसकी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी है भैया? ब्रिटिशर्स के। उनने करा क्या? और ब्रिटिशर्स ब्रॉट टू इट टू एंड। ठीक है, तो ब्रॉड कर दिया भैया, कहां पे ले जाके छोड़ा? हमें एंड पे ले जाके छोड़ा दोस्तों। ओके, चलिए समझते हैं। द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज एक्सप्लेन्ड बिलो। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। हम लोग बन गए एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर काय के बने दोस्तों? रॉ मटेरियल के। और इंपोर्टर बन गए काय के? फिनिश्ड गुड्स के। ठीक है, चलिए गुड्स को हम लोग समझे। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल India became the exporter of raw materials such as raw, silk, cotton, indigo, jute, etc. ये सब हमारे यहाँ होता था। ठीक है ना। कॉटन महाराष्ट्र के पूरे एरिया में होता था। जूट की हम लोग बात करें तो पूरा बंगाल जो है वो जूट से भरा हुआ था। विच आर ऑफ लो कॉस्ट, और सबसे अच्छी बात है ये हमारे यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाता था। बिकेम द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स सच एज कैपिटल गुड्स, और हम लोगों को बना दिया किसका? इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का। कैपिटल गुड्स, वुलन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, अदर मशीन मेड प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम लोगों
को वहां से दे दी जाती थी, हम लोग ये चीजें नहीं बना सकते थे। विच आर ऑफ हाई कॉस्ट, मगर वो सारी चीजें क्या होती थी दोस्तों, महंगी होती थी। ड्यू टू दिस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर इकोनॉमी स्टार्टेड टू डिक्लाइन, इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, डिक्लाइन या खत्म होने की कगार पे पहुंच जाती है। धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपने इंडिया में पूरा का पूरा मोनोपोली सिस्टम क्या इंप्लीमेंट कर दिया। मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड पॉलिसी, और इंडियन ट्रेड पॉलिसी पे पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या कर दिया भैया, मोनोपोली क्रिएट कर दी यहां पे। अब ये मोनोपोली में क्या हुआ भाई कि वही बेचेगा और उसने जो बोला है वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पे लगाए जाएंगे। आगे बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, बट हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से कर सकते, दूसरी कंट्री से नहीं कर सकते। मोर देन हाफ, वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद सम अदर कंट्रीज ओनली, मतलब 50% ट्रेड और सिर्फ ब्रिटेन के साथ करना पड़ेगा और बाकी बचा हुआ जो है दूसरी कंट्री के साथ आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के साथ कर सकते हो, श्रीलंका के साथ करते हो जिसको पुराने जमाने में सेलोन कहा जाता था, पुराना नाम है इसका, एंड ईरान, ईरान मतलब पर्शिया। अब धीरे धीरे करके दूसरी कंट्री से ट्रेड करना है तो हमें कोई ना कोई भाई सिस्टम चाहिए जिससे हम लोग ट्रेड पॉसिबल कर पाए, तो वो धीरे धीरे करके क्या हो गया भाई, सुएज कैनाल। तो 1869 में सुएज कैनाल की ओपनिंग हो जाती है। प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। धीरे धीरे करके जैसे ही सुएज कैनाल का क्या हुआ भाई, यहाँ पे नेशनलाइजेशन होता है 1869 में, ट्रेड बढ़ जाता है क्योंकि यूरोप से अगर आगे आप तो आपको आना पड़ेगा अफ्रीका होते, और लगभग वो 7,500 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कम हो गया, किसके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल। तो अब ये सुएज कैनाल जो है वरदान साबित हो गया किसके लिए भैया, यूरोप के लिए, और इंडिया और यूरोप का ट्रेड धीरे धीरे करके बढ़ गया, मतलब ब्रिटिशर्स का और इंडिया का ट्रेड जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ गया। अब सुएज कैनाल क्या है इसको समझे हम लोग। इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, ये ह्यूमन मेड है इसलिए आर्टिफिशियल वाटरवे कह रहा हूं मैं इसको, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सी सुएज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। और ये कहां से, इस्थमस ऑफ सुएज कहां से, नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट, मतलब इजिप्ट का नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वहां से ये कनेक्ट होती है। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज नाउ देयर इज नो नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। अफ्रीका से आने में लगभग 7,500 किलोमीटर लगते थे, अब वो उतना नहीं निकलेगा, मगर जैसे केप ऑफ गुड होप पे आते थे तो बहुत सारे शिप जो है वो पलट भी जाते थे। ये सबसे बड़ा रिस्क था यूरोपियन मार्केट्स को कि शिप ही श्रिंक हो जाते थे। टैरिफ फ्री इंपोर्ट, अब देखो टैक्स लगाना बंद कर दिया कितने ब्रिटिशर्स ने, कि ब्रिटेन से अगर इंडिया कोई सामान आए या इंडिया से ब्रिटेन कोई सामान जाए तो यहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा भाई। एंड एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, वेयर एज हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अगर हम किसी को अगर बेचते हैं ब्रिटेन के अलावा तो उस पर बहुत हैवी टैक्सेस लगेंगे, विच इंक्रीजेस देयर प्राइस इन द मार्केट, जिसके कारण क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे अब हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो जाती है, तबाह हो जाती है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर एक ऐसा काम किया जिसके कारण हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है। ड्यू टू द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल इंडिया हैज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, हमारे यहाँ धीरे धीरे करके एक्सपोर्ट सरप्लस होने लग गया। बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस डज नॉट गिव एनी पुश टू द इंडियन इकोनॉमी, मगर उसके कारण हमारे यहाँ कोई भी बहुत बड़ा सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। as the amount of surplus is used by government in non-developing activities such as, मगर ये गवर्नमेंट ने क्या करा, उन सारे पैसे को कहां लगा दिया, नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में। क्या क्या, टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स कहीं भी लड़ाई करेंगे पैसा इंडिया का लगेगा। टू मेक पेमेंट ऑफ ऑफिस सेटअप ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट को सेटअप करना है ऑफिस, पैसा इंडिया का लगेगा। टू मेक ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, सर्विसेज का अगर मान लेते हैं ट्रेड करना है तो इसमें भी पैसा किसका लगेगा, इंडिया का। और भाई मजे किसके हो जाएंगे, ये सारे ब्रिटिशर्स के हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या स्थिति बन गई, तो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ हाई बर्थ रेट हो गई और डेथ रेट भी बढ़ गई। ये लगभग कहानी 1921 तक के है। बर्थ रेट होता क्या है, तो बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई बर्थ रेट का मतलब होता है 1000 बच्चे में से कितने लोगों का
जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ईयर, एक साल में कितने हजारों में बच्चे जन्म ले रहे हैं उसको बोलते हैं बर्थ रेट। ऐसे ही डेथ रेट होता है भाई, डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन ईयर, एक साल के अंदर कितने हजारों में डेथ हो रही है उसको बोलते हैं डेथ रेट। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर वेरी हाई, बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या थी उस समय पे हाई थी, लगभग 48 और 40 हम लोग बात करें। ये ईयर ज्यादा इसीलिए नहीं क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, विच मींस इंडिया वाज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसीलिए कहा जाता है इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बिफोर 1921, ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसीलिए 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आगे बोला जाता है एज देयर ऑन इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स एंट्री इनटू द सेकंड, और 1921 के बाद हमारी बर्थ रेट कंटिन्यूसली बढ़ती चली गई मगर हमारी डेथ रेट अभी तक के कम नहीं हुई। तो डेथ रेट बर्थ रेट भी धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है भैया, स्टैग्नेंट होती जा रही है, डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है, आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी भी दोस्तों यहाँ पे बचे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।